हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आए तो ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस, रिट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर इनके क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। और ये टॉपिक जो आपके लिए है आज महत्वपूर्ण, वो है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के तहत हम संविधान सभा पढ़ ली हैं, अनुसूचियाँ पढ़ ली हैं, और आज बेहतरीन टॉपिक है ये मौलिक अधिकार। आप इसको ध्यान से सुने और समझें। ज़्यादातर एग्जाम इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे छोटे एग्जाम चाहे बड़े एग्जाम। मौलिक अधिकार कि एक मानव होने के नाते जो अधिकार होते हैं उनसे रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज का? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अर्थ समझने से पहले एक और अधिकार का ध्यान रखें, नाम आप मानव अधिकार। दोनों में अंतर। देखिए आप, मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो एक जन्म लेने के बाद मानव होने के नाते एक मानव को स्वतः ही मिलते हैं, जबकि मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी राष्ट्र विशेष के अंदर एक संविधान के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात उसमें एक बाध्यता होती है, संविधान के आधार पर उस नागरिक को ये अधिकार मिलते हैं। हर कंट्री का एक अलग अलग प्रकार से संविधान है, उसके मुताबिक उस देश के नागरिक को ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जबकि मानव अधिकार एक मानव होने के नाते बच्चा जैसे जन्म लेता है और जिसको उसको एक अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। तो दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है मौलिक अधिकार। देखें, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए यह अमेरिका के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए वो कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना आपको कि क्वेश्चन बनता किस देश के संविधान से लिए गए, तो हमारा आंसर क्या होगा? अमेरिका। फिर वापस ध्यान रखें आप कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद एवं कौन से भाग में, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें आप। तो कौन सा भाग होगा भारतीय संविधान का? भाग थर्ड। कौन सा होगा? भाग थर्ड। और कौन सा अनुच्छेदों के अंदर है? तो ध्यान रखें आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ज्यादातर लोग ये समझते हैं जो तैयारी करते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से शुरू होता है और 35 तक चलता है। नहीं, इसका ध्यान रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख हो रखा है। भाग 3 के बारे में एक खास बात ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये मैग्ना कार्टा कैसे कहा जाता है? बिल्कुल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना वाजिब है। ध्यान रखें, ब्रिटेन कंट्री के अंदर 1215 के अंदर उस टाइम वहाँ के राजा थे, राजा जॉन। क्या नाम था? राजा जॉन। राजा जॉन ने एक मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था। मौलिक अधिकारों क्या था? घोषणा पत्र जारी किया था, सिग्नेचर किया 1215 में, वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया था। और उस घोषणा पत्र को ब्रिटेन के अंदर मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा नाम दे रखा था। क्या नाम दे रखा था? मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकारों का। तो उसी मुताबिक भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को जो उल्लेख है भाग 3 में हो रखा है, और भाग 3 को इसी कारण मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप, भारतीय संविधान में हमने मौलिक अधिकार ले लिए, लेकिन मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों को आप ध्यान रखें आप कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को भी मिले हुए हैं और विदेशी नागरिकों को मिले हुए हैं। भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं और विदेशी नागरिकों को मिले हुए हैं। और अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम इसकी अपील न्यायालय में कर सकते हैं
तो क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है। तो ध्यान रखिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है। भारतीय संविधान के अंदर इसकी गारंटी दे रखी है, और वो किसको दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट को। किसको दे रखी है, सर्वोच्च न्यायालय को। कहाँ है अपना सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली। दिल्ली से पहले कहाँ था, कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दे रखा है, और ये स्पष्ट है भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अनिवार्य नहीं है कि हम पहले हाई कोर्ट में अपील करें और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और देखिए आप भारतीयों को भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और विदेशियों को भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं वो जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिल रखे हैं, विदेशियों को नहीं मिल रखे हैं। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को मिल रखा है और विदेशियों को नहीं मिल रखा है। तो इनके 5 ऐसे अधिकार हैं जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिक को ही मिल रखा है। इनके अनुच्छेद हमें याद रखने हैं, हम विस्तार से पढ़ेंगे हम आगे अधिकार को, लेकिन अधिकार से जुड़ी हुई कुछ बातें पहले हम क्लियर कर ले तो अच्छा रहेगा, आपके समझ में आ जाएगी और उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए आप अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद हमें ध्यान रखना है जो एक भारतीय नागरिकों को ही मिल रखे हैं, विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिले हुए। 15 में आपको पता होगा राज्य, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति, सुरक्षा का अधिकार है। तो ये जो दे रखा है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और देखिए आप मौलिक अधिकार से जुड़े हुए क्वेश्चन और एग्जाम में बनते हैं मुख्य रूप से निरपेक्ष अधिकार, अर्थात वे अधिकार जिसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती है। मोस्ट टाइम पे एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। आरएस की तैयारी कर रहे हैं या रिट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खास तौर पे इसका ध्यान रखें आप। निरपेक्ष अधिकार वे अधिकार जिसके अंदर कटौती नहीं की जा सकती है। कौन कौन से हैं, ये 2 हैं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 ये ऐसे अधिकार हैं जिसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंश से संबंधित हैं और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे को कल कारखाने या जोखिम भरे कार्य कराने पर रोक लगा रखी है। इन 2 अनुच्छेद को आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24। और देखिए आप मौलिक अधिकार से जुड़े हुए क्वेश्चन, अनुच्छेद 20, 21 और 19, अनुच्छेद 20 और 21 और 19, इनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कौन सा अनुच्छेद मूल है राष्ट्रीय आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। और यह आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के तहत लगता है। या तो हमारे देश पर कोई बाह्य कंट्री आक्रमण कर दें, या 2 राष्ट्रों के बीच में हमारे देश का युद्ध हो रखा है, या फिर हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति चल रही है अर्थात सशस्त्र विद्रोह हो रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर इन 3 अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात जब बाह्य आक्रमण या युद्ध हो रहा है, या बाह्य आक्रमण या युद्ध हो रहा है, तो ये 3 अनुच्छेद जो हैं, इनमें से ये 2 अनुच्छेद निरस्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन आता है
निम्न में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार कभी निरस्त नहीं होते हैं, या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कभी निरस्त नहीं होते हैं, चाहे आपातकाल भी लग जाए तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है ना। और अगर सशस्त्र विद्रोह के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा, भारत में अब तक एक बार लगा 1975 इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 19 भी निरस्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 19 भी निरस्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होते? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19, ठीक है ना। और सशस्त्र विद्रोह के तहत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होते हैं? तो भी यही तीनों हैं। और बाह्य और युद्ध आक्रमण की दृष्टि से अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 क्या होगा? स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो कुछ ये फैक्ट मैंने बताए मौलिक अधिकार से शुरुआत की, जब क्यों इनमें से कुछ एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और अब हम विस्तार से पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को। आपके ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप मौलिक अधिकार से जुड़े क्वेश्चन। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिए। भाग 3 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनका उल्लेख है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? सबसे पहले जो मौलिक अधिकार को संवैधानिक मान्यता दी किस कंट्री दी? अमेरिका ने 10 संविधान संशोधन करके दी थी, ध्यान रखें आप। और उसी कंट्री से हमने मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन को समझना है फिर हल करना है। मूल यानी कि हमारा जो मेन संविधान बना उस टाइम संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख था? तो 7 थे। वर्तमान में क्वेश्चन बन जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो यह आंकड़ा हमें ध्यान रखना है। प्रारंभ में 7 और वर्तमान में 6। अब इनको कौन कौन से मौलिक अधिकार है पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए आप, फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 और 13 हम समझेंगे अभी। सेकंड जो है यह है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख जो मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य। अनुच्छेद ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें आप। तीसरा देखिए आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक? 22 से 24। कभी संख्या भी आ जाती है। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में? शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने अनुच्छेदों में? ध्यान रखें, कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? 25 से 28। और 5, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य, ध्यान रखें आप। और 6 नंबर है संपत्ति का अधिकार। हम प्रारंभिक पूरे अधिकार लिख रहे हैं पहले। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 31। और नेक्स्ट है 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है ये। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 32। तो देखिए आप,
मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बन रहा है कि कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया, और इसका एमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। कौन सा हटाया गया अधिकार? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, वर्तमान में इसे रिक्त कर दिया गया और इसको निरस्त किया गया। तो भारतीय संविधान में क्या हुआ? संशोधन हुआ। तो ये संशोधन क्रमांक हमें ध्यान रखना है, कितने नंबर का है? 44वां संविधान संशोधन। और जो ये हुआ था 1978 में संपत्ति का अधिकार को जो निरस्त किया गया वह 1978 में निरस्त किया गया, इसका हमें ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में इसे एक कानूनी अधिकार की मान्यता दे दी गई, वैधानिक अधिकार। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। और यहां कौन सा आ जाएगा? भाग 12। ये भाग 3 में आ रहे मौलिक अधिकार पूर्णतया। संपत्ति का अधिकार यहां से हटकर कहां पहुंच गया? अनुच्छेद 300A। और कौन से भाग के अंदर? भाग 12 के अंदर। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन सा अधिकार को निरस्त किया गया? संपत्ति का अधिकार को। कब निरस्त किया गया? 1978। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद में वैधानिक घोषित कर रखा है? अनुच्छेद क्रमांक 300A और भाग 12। ठीक है ना? तो ये आपके समझ में आया होगा। अब देखिए आप, हमने ये 7 मौलिक अधिकार आपके सामने रखे हैं। आप सोचते होंगे इनको पूरा डिटेल से लिखने का जरूरत है। ध्यान रखें आप, समानता का अधिकार के अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेदों को आपको याद करना पड़ेगा, किस अधिकार में कितना अनुच्छेद है, और हर एक अनुच्छेद को हम डिटेल से अभी समझेंगे। देखिए आप नेक्स्ट, ध्यान रखें मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है? वाद योग्य है। न्यायालय में वाद योग्य है। ठीक है ना? अर्थात हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन आता क्या? मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये न्यायालय में वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें आप, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ही कर सकती है संसद, लेकिन संविधान में संशोधन कर सकती है। अब देखिए आप, हमने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद बताया 14 से 35, लेकिन 12 और 13 के अंदर क्या है इसका हमें आना जरूरी है। ज़्यादातर हम डायरेक्ट समझ लेते हैं अनुच्छेद 14 से समानता के अधिकार से, और यही हम पढ़ते हैं। लेकिन अनुच्छेद 12-13 का बड़ा महत्व है, इनका हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 भाई हम मानते 14 से 35 हैं सीधे से, लेकिन अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख। राज्य की परिभाषा का उल्लेख। अब हमारे दिमाग में आता होगा कि जिस राज्य में हम रहते हैं उसकी परिभाषा, जैसे हम मान लो राजस्थान राज्य में रहते, राजस्थान राज्य की परिभाषा नहीं, इसका एक अलग अर्थ है। राज्यों की परिभाषाओं से संबंधित, यानी कि किसी राज्य विशेष की परिभाषा का इसमें उल्लेख मिलता है। तो देखिए आप, क्या है उल्लेख इसके अंदर? राज्य की परिभाषा का मतलब है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पर स्थानीय सरकार, जो नगर निकाय, नगर पालिकाएं या पंचायत राज हो, इससे संबंधित, इनको राज्य का अभिन्न अंग मान रखा है। इनको परिभाषित कर रखा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार है। इनको हम राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव ग्रामीण बैंक वाद जो हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि कोई भी
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी सार्वजनिक संस्थान जो हैं वह चाहे 1% से अधिक, चाहे 1% या 1% से अधिक, इन तीनों सरकारों में से कोई लाभ अर्जित कर रही हैं, वो सब राज्य का रूप हैं, राज्य का अंग है, राज्य का रूप है। ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। मान लो कोई भी संस्थान है, वह चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, चाहे स्थानीय सरकार या पूर्णतः सरकार से 1% या 1% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं उसके अंदर, वे एक राज्य का अंग है। अर्थात राज्य अगर 1% उसमें अपना योगदान दे रहा है, चाहे तीनों में से कोई भी, तो राज्य का पार्ट माना जाएगा। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं LIC, LIC किसका अंग है? राज्य का पार्ट माना जाता। सेल है ना, BCCI, तो ये सब किसका पार्ट आते हैं? राज्य के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो राज्य की परिभाषा का मतलब ये नहीं कि किसी राज्य विशेष की परिभाषा आ रही है, ये राज्य का पार्ट है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को परिभाषित कर रखा है। तो ये बातें जो उल्लेखित है वो कौन सा अनुच्छेद में आएगी? अनुच्छेद 12। अब देखें नेक्स्ट, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 एक विशेष अनुच्छेद है, मुख्य अनुच्छेद, ध्यान रखें आप। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है, न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है, समझ रहे आप। यानी न्याय का पुनः अवलोकन करने की जो बात का उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 के अंदर है, समझ रहे आप। पूर्णतः कहीं न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं मिलता है, एक अनुच्छेद के अंदर मिलता है। वो कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 13। मोस्ट IMP ध्यान रखें आप कि न्याय का पुनः अवलोकन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13। और देखिए आप, अनुच्छेद 13 में विधि का उल्लेख है, विधि को भी परिभाषित कर रखा है ना। तो ये दो बातें इसको आपको ध्यान रखना है। एक तो न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 13 के अंदर आता है। विधि का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो भी कौन सा अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 13। तो दो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य को क्या कर रखा है? परिभाषित कर रखा है। अब हम विस्तार से मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए आप, मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने? 6। अब सभी अधिकार को हम एक क्लास में पढ़ नहीं सकते, लंबी क्लास हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मौलिक अधिकारों को कम से कम 2 या 3 क्लास में पढ़ा जाए, कि एक क्लास में पूर्ण कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो आज हम जो 7 अधिकारों में से फर्स्ट अधिकार जो ले रहे हैं वो है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार को हम विस्तार से अभी समझते हैं। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। अधिकारों में से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाई ध्यान रखना है। कहाँ से कहाँ तक है ये? 14 से 18। ऐसे एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन, कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो आप यहाँ से जोड़ लीजिए, 14 से 18 कितने आते हैं? 5 अनुच्छेद आते हैं। अब 5 अनुच्छेद जो हैं उनमें अलग अलग में क्या क्या उल्लेख, इसका ध्यान रखना। देखिए आप, फर्स्ट अनुच्छेद 14 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं हम। इसमें क्या उल्लेख है? कानून के समक्ष समता का अधिकार। कानून के समक्ष किसका अधिकार है? समता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समता का अधिकार। कानून के समक्ष
समता का अधिकार। अब देखिए आप, कानून के समक्ष समता और एक आता कानून के समक्ष संरक्षण, ये दोनों जो पदावली हैं वे अनुच्छेद 14 के अंदर ही आती। दोनों को समझना आपको, इसको आप एक मान लो। एक हो गया कानून के समक्ष संरक्षण, ये क्या हो गया कानून के समक्ष संरक्षण, ये ध्यान रखना है। एक तो एक कानून के समक्ष समानता का अधिकार और एक कानून के समक्ष संरक्षण, इनका ध्यान रखना आपको। इनकी जो प्रकृति वो क्या है, नकारात्मक है, और इसकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक है। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये नकारात्मक क्यों और ये सकारात्मक क्यों है। इसमें यह विधि को सर्वोच्च माना, यानी विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि से ऊपर कोई नहीं, अर्थात ये राज्य की शक्तियों को क्या करता है, कम करता है, राज्य की शक्तियों को ये कम करता है। इस कारण इसकी प्रकृति क्या हो गई, नकारात्मक हो गई है, यानी विधि ही को ही इन्होंने सर्वोच्च माना है। आ रही बात समझ में। लेकिन एक अपवाद है, आपके दिमाग में आता होगा कि कानून की दृष्टि में सब समान कैसे है, कि राष्ट्रपति को भी क्या सजा मिलती है, क्या राज्यपाल को भी सजा मिलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के अकॉर्डिंग क्या सबको समान दे रखा है? नहीं। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल को न्यायालय के दायरे में श्रेणी में नहीं ले रखा है। इसका हमें ध्यान रखना है कि एक संवैधानिक पद है, ये भारत के प्रथम नागरिक हैं और ये राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो आरी बात समय अपवाद इनका भी ले सकते हैं, एक अनुच्छेद 39(b)(c) को भी हम ले सकते हैं। आरी बात समय और भी बहुत सारे जो अपवाद इसके अंदर विद्यमान है। लेकिन कानून की समक्ष समानता का जो अधिकार है इसकी प्रकृति नकारात्मक है, और जो ये शब्दावली जो ले रखी है कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन के संविधान से ले रखी। कहां से ले रखी है? ब्रिटेन का संविधान। और देखिए आप, कानून के समक्ष संरक्षण यानी विधि के समक्ष संरक्षण जो शब्दावली जो ले रखी है यह अमेरिका से ले रखी है। कहां से ले रखी है? अमेरिका। इनका भी हमें ध्यान रखना है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से ले रखा है। इसकी प्रकृति नकारात्मक है और इसकी प्रकृति सकारात्मक है। लेकिन कुछ अपवाद हैं। हम मानते कि कानून की दृष्टि में सब समान नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके दायरे में नहीं आते, इनको समान हमारे बराबर अधिकार नहीं दे रखा कानून की दृष्टि से में। और इस बात का जो उल्लेख अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 361 में। तो आया पहला अधिकार समझ में आपके कि कानून के समक्ष समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद क्रमांक 14। और संरक्षण भी कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद क्रमांक 14। अब देखिए आप नेक्स्ट 14 के बाद 15, अनुच्छेद क्रमांक 15। अनुच्छेद 15 में ये उल्लेखित हैं राज्य यानी देश हमारा ना, राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। के आधार पे क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। अब इसमें कितने शब्द आ रहे हैं? इन 5 शब्दों को आपको ध्यान रखना है। एक तो हो गया आपके धर्म, एक हो गया जाति, वंश, लिंग और निवास। यानी कोई से भी धर्म का व्यक्ति है, कोई सी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी वंश से वो ताल्लुकात रखता है, लड़का या लड़की है, चाहे इंडिया में किसी भी स्टेट का निवासी है, उसके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस बात का जो उल्लेख आता है वो कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद क्रमांक 15 के अंदर। ठीक है ना। और 15 में इसको आप 1 मान सकते हैं। अनुच्छेद 15 1। नंबर 2, ये 5 शब्द वापिस आपको ध्यान रखना है। धर्म,
जाति, वंश, लिंग और निवास, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक स्थल खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थल खुले रहेंगे किसके लिए? सभी के लिए, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है, चाहे कोई सी भी जाति का है, चाहे वंश का व्यक्ति है, सबके लिए ये सार्वजनिक स्थान या सामान्य सेवाएं जो है उनके लिए लागू रहेगी। अब सार्वजनिक स्थल में जैसे हम मान सकते हैं मैदान हो गया, मंदिर हो गए, तालाब हो गए, है ना, ये सभी क्या हो गए? किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, हमेशा ये खुले रहेंगे 24 घंटे, हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बात कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद क्रमांक 15 के तहत 15(2) में। आ रही बात समय? अब देखिए आप नंबर 3, इसमें नंबर 3, राज्य महिलाओं, बच्चों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। उत्थान के लिए आरक्षण, इतना एमपी नहीं, वैसे ध्यान रखें आप, अनुच्छेद 16 में जुड़ेगा ये, ठीक है ना। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के प्रबंध जो करेगा आरक्षण के रूप में, इस बात का जो उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद क्रमांक 15(3). 15(4) यह आईएमपी, इसका हमें ध्यान रखना है। 15(4) आईएमपी है, ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया, इसका हमें ध्यान रखना है। आ रही बात सब में? देखिए आप इसमें क्या उल्लेखित हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति या सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक प्लस शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में क्या होगा? आरक्षण, खासतौर पर सरकारी विद्यालय, अब चाहे एससी का व्यक्ति है, चाहे एसटी का व्यक्ति या सामाजिक रूप से कोई पिछड़े लोग हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, उनके अंदर आरक्षण का प्रबंध कर रखा है। आपने देखा होगा विद्यालयों के अंदर या कॉलेज के अंदर जैसे एडमिशन जब होते हैं तो उनकी मेरिट अलग बनती है, एससी के अलग, एसटी के अलग, आदिवासी समय वो इसी आधार पे बनती हैं। अनुच्छेद क्रमांक 4 किसमें? अनुच्छेद 15(4) में ये जो प्रावधान जोड़ा गया, ये भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद में जोड़ा गया। ध्यान रखें, भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन था? प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। तो 1951 में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। आपको ध्यान होगा 1951 में भारतीय संसद आई नहीं थी और संसद के रूप में कौन कार्य कर रही थी उस टाइम? संविधान सभा। संविधान सभा, तो संविधान सभा ने यह प्रावधान किया था उस टाइम, पहला संविधान संशोधन के तहत कि शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें एडमिशन लेने के दौरान आरक्षण का प्रबंध किया गया। अब देखिए अनुच्छेद क्रमांक 15(5), अनुच्छेद क्रमांक 15(5) ये भी आईएमपी है, ये बाद में जोड़ा गया है, ध्यान रखें आप। अनुच्छेद क्रमांक 15(5) में क्या है, यही हमें ध्यान रखना है। सभी अनुजाति, जनजाति, इनका आरक्षण ही आ गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको उच्च निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। आ रही बात समझ? उच्च आईआईटी हो गया, अरे बात समझ, और उच्च शिक्षण एम्स वगैरह, तो उच्च जो शिक्षण संस्थान है उसमें एडमिशन लेने के दौरान नौकरी लगने की बात नहीं चल रही, यहाँ पे एडमिशन लेने की बात चल रही है। अनुच्छेद भी एडमिशन लेने की बात कर रहा है शिक्षण संस्थान में, और ये भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन की बात कर रहा है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? उच्च शिक्षण संस्थान की बात कर रहा है।
है ना, बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनका एक तरह से एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया वो किया गया अनुच्छेद क्रमांक 15(5) में। अब ये जोड़ा गया तो संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो इसका संविधान संशोधन क्रमांक हमें आना चाहिए। कितने नंबर का संविधान संशोधन क्रमांक इसका, 93वां संविधान संशोधन। कितने नंबर का संविधान संशोधन है, 93वां संविधान संशोधन। और ये 93वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 2006 में। कब हुआ, 2006 में। तो उच्च एवं निजी शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया वह एडमिशन के रूप में 93वें संविधान संशोधन 2006 में किया गया और यह आता अनुच्छेद क्रमांक 15(5) में। ध्यान रखें आप, एक के अंदर हो गया राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद क्रमांक 15(2) ये कहता है सार्वजनिक स्थल हमेशा खुले रहेंगे बिना भेदभाव के, मैदान वगैरह सभी। और नंबर 3 कहता राज्य महिलाओं बच्चों के उत्थान के आरक्षण करेगा। नंबर 4 कहता अनुसूचित जाति, जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के रूप में आरक्षण का प्रबंध कर रहा है। और नंबर 5 कर रहा है उच्च एवं निजी शिक्षण संस्थान जो हैं उसमें एडमिशन के रूप में आरक्षण का प्रावधान, और ये दोनों बाद में जोड़े गए। आगे हो गया आपके अनुच्छेद क्रमांक 15 समझ में। अब देखिए आप नेक्स्ट लेते हैं हम अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का हमें ध्यान रखना है। अवसर की समानता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं, रोजगार है सरकारी नौकरियों के तहत, उसमें क्या है, अवसर सभी को समान मिलेगा। अर्थात कोई भी जिस एग्जाम या जिसके लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए योग्यता रखता है तो उन्हें समान अवसर मिलेगा। और इस बात का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 16। अब देखा अनुच्छेद 17, मोस्ट आईएमपी ध्यान के निरपेक्ष अधिकार हैं ये। अनुच्छेद 17 इसको आप मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में रखें। इनका क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखें आप। क्या है ये, अस्पृश्यता का अंत। इसमें किसका उल्लेख है, अस्पृश्यता का अंत। इसको हम कह सकते हैं छुआछूत का अंत। क्या है, छुआछूत का अंत। अर्थात हमें छुआछूत नहीं रखना है, अर्थात किसी के साथ हमें, चाहे किसी जाति का है चाहे किसी धर्म का है, किसी के साथ भी उससे छुआछूत नहीं रखना, हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके लिए 1955 में, इसके लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था, ध्यान रखें आप। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, तो क्वेश्चन बनता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित तो सन हमारी क्या होगी, 1955 के अंदर, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है 1976 में इसी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को क्या नाम दे दिया जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1976 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। कभी सन पूछ लिया जाए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1976 और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का पारित हुआ था 1975। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में क्या होता है, चाहे दार्शनिक हैं, ऐतिहासिक हैं, सामाजिक हैं, है ना, किसी की भी आधार पर आप अस्पृश्यता का प्रभाव नहीं रखोगे। अगर ऐसा रखते हो, चाहे बढ़ावा देते हो, तो ये क्या कहलाएगा, एक दंडनीय अपराध होगा, अर्थात आपको सजा मिलेगी। तो अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में। आपको ध्यान होगा हमारा देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले काफी अस्पृश्यता की भावना विद्यमान थी
और इसके लिए कई सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत हमारे समाज सुधारकों ने इनके प्रयास किए। चाहे राजा राम मोहन राय का नाम ले, हम ब्रह्म समाज की बात कर सकते हैं, है ना, आर्य समाज की हम बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए, उन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने का प्रयास किया था। एक चीज ध्यान रखना है, अनुच्छेद 16 को हम डायरेक्ट अवसर की समानता का अधिकार हम मानते हैं ना, सबको मिलेगा। लेकिन जैसे हमने अनुच्छेद 15 में 5 शब्द पढ़े थे, अनुच्छेद 15 में कितने शब्द पढ़े थे? 5 शब्द पढ़े थे। उनमें 2 शब्द आपको जोड़ लेना, किसके आधार पर अवसर मिलेगा। देखिए आप, जाति, धर्म, लिंग, है ना, वंश, निवास, और जोड़ ले आगे आप इसमें उद्भव, जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, वंश हो गया, निवास हो गया, और क्या हो गया? उद्भव हो गया। और एक बात और जोड़े आप, मूल स्थान। 2 शब्द इसमें नए जुड़ जाएंगे, उद्भव और मूल स्थान। इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा। तो ध्यान रखें आप, अनुच्छेद 16 में 7 शब्दों का उल्लेख होता है और अनुच्छेद 15 में कितने शब्दों का उल्लेख होता है? 5 शब्दों का उल्लेख होता है। इनमें +2 ये और हो जाएंगे, उद्भव और मूल स्थान। ठीक है भाई, ये छूट गया, मैंने आपको 7 बता दिया था। आ गया समझ में आपके ये? अब लेता हम नेक्स्ट अधिकार, समानता के अधिकार में नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 18। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। हर बात में उपाधियों का क्या है? अंत। शिक्षा, सेना, इसके अलावा जो भी उपाधि हैं वो नहीं प्रदान की जाएगी। अर्थात कोई भी उपाधि अगर विदेश से ग्रहण की जाती है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये उपाधि धारण कर सकते हैं। ये क्यों समावेश किया गया? इसका मेन कारण ये था कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले राय बहादुर, नाइटहुड, है ना, कैसर हिंद, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां हमारे राजा या हमारे देश के लोग ब्रिटिश सरकार या अन्य कंट्री की धारण कर लेते थे और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग उनके हितों को ध्यान में रखकर उनके कार्य करते थे और हमारे देश हित को थोड़ा ध्यान नहीं रखते थे। इस कारण जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये उल्लेखित कर दिया गया कि कोई भी उपाधि विदेशी धारण नहीं की जा सकती है। सिर्फ किसको छोड़कर? सेना और शिक्षा को छोड़कर भारत सरकार द्वारा भी उपाधियाँ दी जाएगी, अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। तो फिर क्या होता है? भारत देश के अंदर उपाधियों की शुरुआत की जाती है क्योंकि लोगों का उत्थान करना भी जरूरी होता है, आगे लाना भी जरूरी होता है। इस कारण कुछ उपाधियां 1954 के अंदर शुरू की जाती है। कौन कौन सी? 1954 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार शुरू होता है, भारत रत्न। सुना होगा आपने। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। और इंडिया का कौन सा हो गया? भारत रत्न। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, हर बात समय पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और कौन सा है? पद्म श्री। ये 4 पुरस्कार 1954 में शुरू होते हैं। और 1977 में क्या होता है? हमारे देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती, मोरारजी देसाई हमारे देश के पीएम बनते हैं, जिसका 4 साल में एक बार ही जन्मदिन आता है। कौन सा प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, है ना, वो प्रधानमंत्री बनते हैं गैर कांग्रेस सरकार के दौरान। तो फिर क्या होता है? इन पुरस्कारों को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? पुणे 1980 में हमारे देश में पुणे इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी की जैसी सरकार बनती है ये सभी पुरस्कार की वापस क्या कर देती है? शुरुआत कर देती हैं। हर बात समय 54 में शुरुआत, 77 में बंद, 80 में वापस शुरू। तो फिर क्या होता है? इंदिरा गांधी इन
पुरस्कारों को पुनः शुरू करती है तो न्यायपालिका में इसको क्या दिया जाता है, चुनौती दी जाती है। न्यायपालिका में इसको कहा जाता है कि ये गलत किया है वापस, क्योंकि ये देश हित में नहीं। तो क्या होता है 1996 में बालाजी राघवन केस, क्या नाम है, राघवनवाद, बालाजी राघवन केस जो होता है 1996 में, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 1996 में ये जो उपाधियां हैं ये कोई सरनेम या उपनाम के रूप में नहीं लगा सकता। पहले तो ये ध्यान रखना है, क्या कहता है, सरनेम यानी नाम के आगे इन उपाधि को नहीं लगाया जा सकता है और उपनाम के रूप में भी इनको नहीं लगाया जा सकता है। साथ में यह भी कहते हैं कि ये उपाधियां असमानता को बढ़ावा नहीं देती, ये उपाधियां असमानता को बढ़ावा नहीं देती है, असमानता को बढ़ावा नहीं देती है। साथ में ये ध्यान रखना है, यह भी कहा गया कि जो भी उपाधि धारण करेंगे विदेशी वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति के बाद धारण करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति। तो आया समझ में आपके। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, ठीक है ना, कोई भी अगर उपाधि है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना आप धारण नहीं कर सकते हैं और सरनेम के रूप में भी नहीं लगा सकते हैं, और सेना व शिक्षा के अलावा कोई भी विदेशी उपाधि धारण नहीं की जा सकती राष्ट्रपति की सहमति के बिना। तो आज हमने मौलिक अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमने शुरू में समझे थे, फैक्ट समझे थे, और मौलिक अधिकारों में हमने फर्स्ट अधिकार समानता का अधिकार कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से समझाया है, आपके समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड आएगा हम स्वतंत्रता के अधिकार से आगे लेकर आएंगे, हम इनको 3 पार्ट में मौलिक अधिकारों को कंप्लीट करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। और आपको अच्छा समझ में आया ये क्लास तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप निरंतर क्लासें हासिल कर सकें। धन्यवाद।